हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। देखो दो वेव्स हैं या उससे ज़्यादा हैं, वो ट्रैवल कर रही हैं किसी मीडियम में और सुपर इम्पोज हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा, देन अ न्यू वेव इज फॉर्म्ड इन विच रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। देखो यहाँ पर क्या मतलब हुआ इसका कि एक नई वेव फॉर्म जो है वो बन जाएगी, ठीक है। कब, जब दो या उससे ज़्यादा वेव्स ट्रैवल कर रही होंगी किसी मीडियम में और सुपर इम्पोज होंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है। सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, देन अ न्यू वेव फॉर्म इज फॉर्म्ड। तो क्या होगा, नई वेव फॉर्म्ड होगी, इन विच उसमें क्या होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो किसके इक्वल होगी, वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव्स। मतलब जैसे रिजल्टेंट हमारे पास ये बन गया y और ये इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स हैं, इनका सबका क्या होगा, वेक्टर सम। तो ये y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn। क्लियर। तो जितनी मर्जी वेव्स हो सकती हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, हम दो वेव्स का एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। तो दो वेव्स से आप समझना यहाँ पर बात। देखो जैसे मान लो यहाँ पर ये बना रहे हैं हम, ठीक है, और एक डायग्राम यहाँ बना देंगे इधर, ठीक। अब समझना इस बात को। देखो जैसे मान लो इसमें एक वेव ये है और इसका एम्पलीट्यूड आपके पास इतना गिवन है, ठीक है। तो ये वाली जो वेव है आपके पास, इसको मैं मान लेता हूँ ये वाली है y1। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ ज़रा जल्दी से, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और एक वेव ले लेता हूँ मैं y2, जिसका थोड़ा एम्पलीट्यूड कम रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो सुपर इम्पोज ही हैं एक दूसरे के ऊपर, देख लो, क्योंकि देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही थी पहली भी और दूसरी भी यहीं से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज बोलते हैं, ठीक है। और ये वाली वेव हो गई आपके पास, मान लो ये कौन सी हो गई, y2 मान लो इसको, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब इनमें जो रिजल्टेंट वेव होगी वो कैसे बनेगी, इन मतलब क्या होगा, इनका वेक्टर सम y1 और y2 का। तो y1 और y2 का जब वेक्टर सम हम लेंगे, ठीक है, तो बताओ वो ज़्यादा बनेगी जो रिजल्टेंट वाली वेव होगी या कम एम्पलीट्यूड वाली बनेगी, बताओ। ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाली या कम एम्पलीट्यूड वाली, बताओ। ज़्यादा की बनेगी, क्योंकि देखो इन दोनों का सम हो रहा है और ये भी ऊपर ही है यहाँ पर, ये भी ऊपर ही है, ठीक। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, नेट रिजल्टेंट वो ज़्यादा ही आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए हम वेव इस तरीके से बना देंगे यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, एम्पलीट्यूड इसका थोड़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है। ये वेव बन जाएगी, क्या इतनी बात क्लियर है। और इस वेव को हम लिख देंगे, ये वाली कौन सी वेव हो गई आपके पास, y, और इसको हम लिख देंगे ये क्या है, y1 प्लस में y2, और इन सब का ये वेक्टर सम में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या समझ में आया आपको। देखो ये y1 थी वेव आपके पास और ये वाली कौन सी थी, y2 थी, ठीक है। तो ये वाली जो थी ये y1 है और ये वाली y2 है। ये वाली जो आई है ऊपर सबसे बड़ी, ये इनका रिजल्टेंट आया है। क्या समझ में आ रहा है, बताओ, ठीक है। तो जब भी सुपर इम्पोज हो रही है तो इस तरीके से क्या होंगी आपके पास, रिजल्टेंट बनेगी वेव। क्लियर। अब देखो इधर हम बना लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेकर। जैसे मान लो इसमें हमारे पास y1 ये रही, इस तरीके से बना दी हमने वेव, ठीक है। और y2 जो वेव है वो मैं नीचे बना रहा हूँ यहाँ पर, समझ रहे हो, यहाँ पर इस तरीके से बना रहा हूँ ये, ठीक है। ऐसे है ये भी इनके ऊपर सुपर इम्पोज, क्योंकि यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, नीचे वाली भी यहीं से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये वाली y1 है और ये वाली मान लो आप y2 है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा y1 का जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है y2 से। क्लियर। अब देखो जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट कैसे बनेगा, देखो अब आप खुद समझना। एक वेव तो ये है इधर, ठीक है, और ये वाली नेगेटिव में बन रही है, तब इसने बोला था वेक्टर सम, ठीक है ना। अब ये नेगेटिव में है तो अब किस तरीके से बनेगी, बताओ जरा। देखो जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसे बनेगा, आएगा इसी की तरफ, y1 की तरफ ही, क्योंकि जो ज़्यादा वाली वेव है उसकी तरफ बनेगा रिजल्टेंट, ठीक है ना। ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाली वेव है, इसका कम है, ठीक है। तो अब होगा क्या, जो नेट रिजल्टेंट बनेगा हमारे पास वो इस तरीके से बन जाएगा। देखो नेट रिजल्टेंट वाली वेव इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे कैसे, y इक्वल टू में हो क्या गया ये, y1 माइनस में y2, इस तरीके से लिखेंगे, समझ रहे हो। क्योंकि y1 प्लस में था, ये वाली क्या हो रही है, नीचे बन रही है, तो इसका मतलब ये कि माइनस में आएगी, तो ये माइनस कर दिया हमने, ठीक है। लेकिन है तो वेक्टर सम ही, समझ रहे हो। वेक्टर क्या होती है, डायरेक्शन के लिए हम बात करते हैं, तो यहाँ माइनस का मतलब क्या है, ये नीचे वाली डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये इनको करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ गया, नेट रिजल्टेंट आ गया y के लिए। क्लियर है। अब देखो जरा इसमें एक बात को समझो, यहाँ पर तो जो रिजल्टेंट था हमारे पास ज़्यादा आया था, यहाँ रिजल्टेंट कम हो गया है ना, y1 से भी कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगी इंटेंसिटी लाइट की वो ज़्यादा हो जाएगी, दो मिक्स होके क्या हो रही है, एक्स्ट्रा लाइट बनी बहुत ज़्यादा, समझ रहे, मतलब एक्स्ट्रा आप समझो इसको कि इन दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट होगी। और यहाँ पर देख लो ये वाली थी हमारे पास y1 और ये वाली y2, बड़े वाली में से छोटे वाली क्या हुई है, माइनस हुई है,
समझ रहे हो यहाँ पर। तो जो इंटेंसिटी है वो भी क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। तो यहाँ इंटेंसिटी क्या है, कम होगी, और यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ इंटेंसिटी कम होती है वो कौन सी होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये इंटरफेरेंस क्या है इसको भी हम अभी स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं ये वाली कौन सी बनी है हमारे पास, जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा आई है, दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे इसको हम। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ ज़रा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये कौन सी है हमारे पास, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बताओ समझ में आई है कहानी या नहीं। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, वैसे तो कुछ भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनमें, ठीक है। बस दो वेव्स हैं, सुपर इम्पोज हो रही हैं, ठीक है। अगर दोनों ऊपर हैं तो वो ऐड हो जाती हैं, अगर एक नीचे है उसमें से तो क्या होगी, माइनस होगी। तो ऐड हो रही हैं तो क्या होगा, यहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, माइनस हो रही है तो इंटेंसिटी क्या होगी, लाइट की कम हो जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा वाली को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव, और कम वाली इंटेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये इंटरफेरेंस क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। और वैसे भी अगर याद हो आपको यूनिट 1 में भी सुपरपोजिशन था, तो वहाँ भी क्या होता था, एडिशन ही होता था। वो फोर्स के लिए था तो वहाँ फोर्स के एडिशन हो जाता था। यहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसके लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर ही हमारा लाइट वाला है, तो यहाँ लाइट की बात हो रही है, ठीक है। तो इनकी जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं इनको क्या करना है, हमने इनका वेक्टर सम करना है। तो यहाँ यही चीज़ लिखी हुई थी कि इन विच रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव्स। जैसे इंडिविजुअल वेव्स यहाँ y1 है, यहाँ y2 है, तो इनका वेक्टर सम हो गया ना, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेव बनी है हमारे पास, मतलब ये रिजल्टेंट का हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गई। यहाँ पर भी इसी तरीके से हुआ, दो वेव थी तो वेक्टर सम हुआ। वेक्टर सम में बस ये नीचे डायरेक्शन क्या थी इसकी, नीचे वाली तरफ थी, तो माइनस लग गया। और वैसे भी आपको पता है ऊपर वाले पॉजिटिव होते हैं, नीचे वाले माइनस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो गया, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल किसके इक्वल हो गया आपके पास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेट रिजल्टेंट। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। क्लियर है, ठीक है। अब देखो इंटरफेरेंस को समझ लेते हैं जल्दी से। देखो इंटरफेरेंस होती क्या है, द फिनोमिनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइट एनर्जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, मिक्सिंग ऑफ लाइट, एक तरह से ये समझ सकते हो, मिक्स होकर लाइट क्या हुई है, एक न्यू लाइट बन गई। द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। तो ये फिनोमिना है रीडिस्ट्रीब्यूशन का लाइट एनर्जी का, ठीक है, जिस तरीके से सुपरपोजिशन में हुआ, ऑन अकाउंट ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव, ठीक है। और दो कोहेरेंट सोर्स ही चाहिए इसमें हमारे पास, ठीक है, फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज। अब देखो जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे देखो यहाँ पर बना लेता हूँ ये, ठीक है, इस तरीके से। देखो ये दो कोहेरेंट सोर्स हो गए हमारे पास जहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से होगा क्या, मिक्सिंग होगी इनकी लाइट्स की, ठीक है। तो जब मिक्सिंग हो रही है उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, इंटरफेरेंस। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ दो सोर्स हैं हमारे पास लाइट के, ठीक है, और इन दो सोर्स से क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लाइट का, क्योंकि ये तो मिक्स हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो मिक्स होकर लाइट आ रही है, ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ से ये दो इंडिविजुअल आ रहे थे तो यहाँ पर क्या हुआ, मिक्सिंग हुई, और इसको हम क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई लाइट एनर्जी की, ठीक है, जिस तरीके से सुपरपोजिशन में हुआ है वही चीज़ लिखी हुई है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। अभी कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं इसको डिस्कस करेंगे, इतनी बात समझ लो, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लाइट एनर्जी का, ठीक है, दो सोर्स से आ रही है लाइट और उनका क्या हो रहा है, फिर मिक्स होकर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है, जिस तरीके से हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने पढ़ा है, क्लियर। अब देखो जरा, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इसलिए यहाँ पर ये सुपरपोजिशन का भी यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सेम ही कहानी है। यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या बोलता है, एट द पॉइंट वेयर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या बताई थी मैंने, मैक्सिमम बताई थी। देन द इंटरफेरेंस को हम क्या बोल लेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, एट द पॉइंट वेयर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम, और यहाँ माइनस हो रही थी, देख लो, तो मिनिमम थी तो इसलिए हमने उसको डिस्ट्रक्टिव बोला था, तो यहाँ लिख भी रखा है, सो द इंटरफेरेंस इज सेड टू बी डिस्ट्रक्टिव। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसी का ही पार्ट था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का। तो इसीलिए आपको समझ में आया होगा, ये मैंने एक में टॉपिक आपको करवाया है, सुपरपोजिशन का भी और इंटरफेरेंस का भी, क्योंकि ये एक दूसरे से ही रिलेट करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब ये जो बात आई थी यहाँ पर कोहेरेंट सोर्स, इसको समझ लेते हैं, कोहेरेंट सोर्स होता क्या है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, ये कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, द सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट्स कॉन्टिन्यूस लाइट वेव, जो कॉन्टिन्यूस लाइट वेव एमिट करते हैं ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज, या फिर हम बोल सकते हैं और हैविंग अ कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स। मतलब सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट्स कॉन्टिन्यूस लाइट एमिट करे ऐसा सोर्स, और जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, सेम वेवलेंथ हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो और सेम फेज हो। देखो ये हम बोल सकते हैं यहाँ पर, या तो सेम फेज में हो या फिर कैसा हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो उनका, जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। समझ रहे हो, कोहेरेंट सोर्स समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब इसकी कंडीशन है कुछ ऑब्टेन करने की, उससे पहले देखो जरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये नीचे इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा, क्या कह रहा है,
टू लाइट ऑफ सेम कंपनी, सेम पावर रेटिंग एंड सेम इनपुट वोल्टेज कैन एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्स और नॉट। समझ में आया क्वेश्चन? दो लाइट है मतलब दो बल्ब मान लो, ठीक है, वो सेम कंपनी के हैं, सेम पावर रेटिंग है, पावर रेटिंग मान लो 9 वोल्ट की हैं दोनों बल्ब, और सेम इनपुट वोल्टेज है 220 वोल्ट है, कैन एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्स और नॉट। क्या वो कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट करेंगे या नहीं, सोचो जरा, ठीक है। उससे पहले अब कंडीशन पढ़ लो जरा, क्या कंडीशन होती है हमारे पास। कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग द कोहेरेंट सोर्स क्या है? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स बाय सम डिवाइस। क्या इतनी बात क्लियर है? किसी भी डिवाइस से हम कर सकते हैं कोहेरेंट सोर्स को, लेकिन कैसा होना चाहिए? वो सिंगल सोर्स होना चाहिए, ये बात याद रखनी है। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स बाय सम डिवाइस। अब आप कहोगे सिंगल सोर्स से कैसे हम दो बना लेंगे, जैसे यहाँ पर हम कह रहे थे कि 2 कोहेरेंट सोर्स, फिर कैसे बनेंगे अगर हमें सिंगल सोर्स ही चाहिए? तो देखो जरा, ये हमारे पास क्या थे, हमने बोल दिया 2 कोहेरेंट सोर्स थे, ठीक है, लेकिन इनका सोर्स क्या होगा? मान लो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक बल्ब लगा दिया, एक बल्ब, समझ रहे हो, एक बल्ब से ही आ रही है ये रोशनी, ठीक है। तो इस बल्ब की ही रोशनी में हमने यहाँ पर क्या किया है, ये स्लिट लगाई, ठीक है। अब इस स्लिट से ही इसी की रोशनी जा रही है ना बाहर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखने में क्या होगा, 2 सोर्स दिख रहे हैं, लेकिन लाइट तो एक ही बल्ब की है ना, समझ रहे हो। तो ये चीज़ को समझो कि कोहेरेंट सोर्स जो होगा लाइट का शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, सिंगल सोर्स से ऑब्टेन्ड होगा, क्लियर है, बाय सम डिवाइस। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? कोई भी डिवाइस होगा यहाँ, सिंगल सोर्स होगा लेकिन वो, ठीक है। यहाँ पर हम इसके 2 बना सकते हैं कोहेरेंट सोर्स यहाँ से, ठीक है ना, ताकि यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन ये 2 कोहेरेंट सोर्स आएंगे कैसे? यहाँ मैं अलग अलग बल्ब नहीं लगा सकता 2, फिर नहीं बनेंगे कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स के लिए क्या होगा, हमारे पास एक ही बल्ब होना चाहिए, उसको हम 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक स्लिट लगा के, कि यहाँ पर 2 क्या कर दिए हमने, होल कर दिए, ठीक है। तो उस तरीके से क्या होगा, फिर वही एक ही बल्ब की लाइट है जो 2 होल्स में से यहाँ से निकल रही होगी। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आ रही है चीज़? तो आप 2 बल्ब लगा के 2 कोहेरेंट सोर्स नहीं बोल सकते, कि बोल दो कि 2 बल्ब ले लिया आपने सेम कंपनी के, सेम पावर रेटिंग के और सेम इनपुट वोल्टेज, तो आप कह दो कि हाँ इनके में तो सारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोहेरेंट बन जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। बात इतनी, एक ही बल्ब यूज़ करेंगे, उसको हम 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इस तरीके से आगे इस तरीके का अरेंजमेंट करेंगे, एक स्लिट सी लगा देंगे, यहाँ पर 2 होल हो जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आया? उसके बाद क्या कहता है, द 2 सोर्स ऑफ लाइट शुड गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो 2 सोर्स होंगे लाइट के, शुड गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब जैसे यहाँ से जाएगी लाइट तो ये कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, दैट इज़ द लाइट ऑफ द सेम वेवलेंथ। तो ये ऑब्वियसली बात है, जब बल्ब तो पीछे ही लगाया हुआ है ना आपने, ठीक है, उसी की लाइट 2 में से निकल रही है इधर से, तो वो तो सेम ही वेवलेंथ की होनी है, ठीक है। और जो पाथ डिफरेंस होगा लाइट वेव्स का फ्रॉम द 2 सोर्सेज, वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल रहना चाहिए। पाथ डिफरेंस, समझ रहे हो, पाथ डिफरेंस कैसा रहना चाहिए इनका, बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा आप क्वेश्चन। तो 2 लाइट ऑफ सेम कंपनी के तो नहीं चलेंगे हमारे पास, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, नो। और में करके भी क्वेश्चन आ सकता है, कैन 2 इंडिपेंडेंट सोर्स एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्स और नॉट। कैन 2 इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं, अलग अलग 2 सोर्स हम ले सकते हैं क्या कोहेरेंट की में, नहीं ले सकते, तो नो आएगा आंसर। 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नेवर बी एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्स, जो मैंने आपको बताई दिया है कि एक ही बल्ब यूज़ होगा या एक ही सोर्स यूज़ होगा, उसमें आप क्या कर सकते हो, 2 बना सकते हो आगे स्लिट लगा के, उसमें 2 होल करके, तो वहाँ से भी जो लाइट निकलेगी वो उसी बल्ब की होगी, लेकिन यहाँ पर ये क्या होंगी, सेम वेवलेंथ की, सेम फ्रीक्वेंसी की होगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आई है चीज़ या नहीं? ठीक है, देखो अगर ये आपको देखो अब अगर ये चीज़ समझ में आ गई होगी ना आपको, तो नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वो इजीली समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो उससे पहले ये पूरा टॉपिक आपको करना चाहिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, इन सब का आपको पता होना चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? कर लोगे ये, ठीक है, तो इसे नोट कर लो अच्छे से। ओके जी, थैंक यू।